नमस्कार मित्रों, मैं हूं नंदू सिंह। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके 2019 वर्ष 2019 के करंट जीके का अध्ययन करेंगे और ये होगा पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ में 2020 के करंट अफेयर्स भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके 2019 का। दोस्तों अपन ने अक्सर देखा है कि जो अपन कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, तो जो एग्ज़ाम जब होता है तो उससे बिफोर का जो 2-3 वर्ष का जीके है, करंट जीके, वो अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसे में करंट जीके 2019 का वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं लेकर के आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले सवाल देखिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है और बड़ा भी पुरस्कार है। इस कारण से अक्सर ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं। तो 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, देखिए 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, हम यहाँ जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ये कम्प्लीटली 2019 का पढ़ रहे हैं, वर्ष 2019 का। तो देखिए, ये मलयालम लेखक अकिथम अच्युतन नंबूदिरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भारतीय ज्ञानपीठ की प्रवर समिति ने 29 नवंबर 2019 को की थी। ये घोषणा 29 नवंबर 2019 को की थी। अब कौन संख्या में पूछा जाए तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और किसको दिया गया, ये लाइन याद रखी दे कि मलयालम लेखक है, मलयालम भाषा के लेखक है, अकिथम अच्युतन नंबूदिरी को प्रदान किया गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और करतारपुर कॉरिडोर अक्सर काफ़ी चर्चा में रहता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पे, देखिए यहाँ पर किसके पर्व पे, गुरु नानक देव, जो सिख धर्म के 10 गुरु हुए थे, उनमें जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, उनके जो 550वें पर्व था, प्रकाश पर्व पर, जो पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब के लिए बने, देखिए पाकिस्तान स्थित जो करतारपुर साहिब के लिए जो बना है करतारपुर कॉरिडोर का तथा यात्री टर्मिनल भवन का पंजाब के सुल्तानपुर लोधी जिले स्थित डेरा बाबा नामक, देखिए ये डेरा बाबा नामक स्थान कहाँ पे है, भारत में है। और भारत में देखिए कहाँ पे, पंजाब के सुल्तानपुर लोधी जिले में। साथ में ही जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में सिखों के गुरुद्वारा दरबार साहिब को आवागमन के लिए जोड़ने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को किया। तो यहाँ कैसे सवाल बनते हैं, यहाँ देखिए आप कि गुरुद्वारा दरबार साहिब कहाँ पे, पाकिस्तान में। अच्छा, डेरा बाबा नामक स्थान कहाँ पे, भारत में। तो भारत की ओर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और पाकिस्तान की ओर से गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा, और ये इसका नाम रखा गया करतारपुर कॉरिडोर। देखिए, इसी उत्सव के ऊपर यही जो कार्यक्रम था, गुरु नानक देव का जो 550वां जयंती थी या प्रकाश पर्व था, इस पर 3 पुस्तकें जारी की गई है। ये सवाल पूछा जा सकता है, पुस्तकों का संबंध भी पूछा जा सकता है, कितनी पुस्तकें जारी की गई है। तो पहली पुस्तक है गुरु नानक वाणी, दूसरी है नानक वाणी और तीसरी पुस्तक है साखें गुरु नानक देव। तो यहाँ याद भी रह जाएगा, गुरु नानक वाणी, फिर यहाँ गुरु नहीं है, केवल नानक वाणी है, फिर साखें गुरु नानक देव, फिर ये देखिए पूरे साखें हैं तीसरे। तो ये 3 पुस्तकें जारी की गई 550वें प्रकाश उत्सव पे। अब है राम जन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। देखिए 2019 में जो काफ़ी लंबे समय से लेकर चला आ रहा था विवाद, जो इसके निर्णय 2019 में हो गया था। तो राम जन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने क्या निर्णय दिया था, देखिए उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर भूमि विवाद पर अपना निर्णय 9 नवंबर 2019 को सुनाया।
देखिए यहाँ इसकी तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी वर्षों तक एक काफ़ी विवादित था। तो 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि विवाद पर यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली, देखिए हम बात कर रहे हैं 2019 की, तो 2019 में जो प्रधान न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे भारत के, वो रंजन गोगोई थे जब फैसला दिया गया। तो उस समय चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने, देखिए अध्यक्षता वाली कितने सदस्य थे, इसमें कितने न्यायाधीश थे, 5, और उस समय रंजन गोगोई थे कि इस 5 सदस्यीय पीठ ने 6 अगस्त 2019 को इस मामले की लगातार सुनवाई करने के बाद 16 अक्टूबर 2019 को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। फिर क्या हुआ कि 9 नवंबर 2019 को संविधान पीठ ने एक मत अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हुए मंदिर की पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलाल विराजमान को सौंपने का निर्णय सुनाया। मतलब जितनी भी जो वहाँ पर भूमि थी वो किसको सौंपी गई, 2.77 एकड़, ये किसको सौंपी, रामलला विराजमान को। और ये भी माना गया कि यहाँ पे पहले मंदिर था, फिर उसको तोड़ा गया था, मस्जिद बनाई गई थी, इस कारण से यहाँ पर स्थान किसका माना था, भगवान राम का जन्म स्थान यही माना था। और फैसला कैसे दिया था, देखिए पूरा जो एक मत होकर के, यानी 5 जजों ने एक ही फैसला दिया था, 5-0 से कह सकते हैं, सब ने इस भूमि को किसको माना था, अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान माना था। और ये पूरी की भूमि रामलला विराजमान को सौंपने का निर्णय सुनाया। अब इसमें मुख्य न्यायाधीश को लेकर के अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य इसमें न्यायाधीश थे या नहीं थे। जो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी रंजन गोगोई में, तो संविधान पीठ के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अतिरिक्त कौन कौन थे, देख ये तो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। इसके अलावा अतिरिक्त जस्टिस एस बोबड़े, देखिए अभी वर्तमान में एस बोबड़े है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। तो एस बोबड़े, अरविंद शरद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल थे। यानी ये कुल कितने थे, 5 न्यायाधीश थे। उन्होंने एक मत होकर के और ये फैसला सुनाया था। ये थे अशोक भूषण और नजीर, ठीक है, एक मुस्लिम भी थे इसमें। इस प्रकार से 5 न्यायाधीशों ने फैसला दिया था। अब है PSLV C-47 के जरिए कार्टोसैट 3 का सफल प्रक्षेपण। देखिए साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये, और ये है अंतरिक्ष से लेकर, स्पेस से लेकर के। तो PSLV C-47 ये यान था, और इस यान के द्वारा कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण किया गया था, भेजा गया था। किसने भेजा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने भेजा था। इंडियन स्पेस जो अनुसंधान संगठन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ने अंतरिक्ष में भारत की आँख के नाम से प्रसिद्ध कार्टोसैट सीरीज, देखिए ये सवाल यहीं बनता है कि भारत की आँख के नाम से प्रसिद्ध किसको कहते हैं, कार्टोसैट को कहते हैं। तो इसी कार्टोसैट के सीरीज उपग्रह कार्टोसैट 3 को, देखिए कार्टोसैट 3 को PSLV C-47 रॉकेट द्वारा आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 27 नवंबर 2019 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। अब देखिए यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं, ये देखिए आप कि कार्टोसैट कौन सा था, 3 किस यान से भेजा, PSLV C-47 रॉकेट के द्वारा। कहाँ से भेजा, आंध्र प्रदेश में कहाँ से, हरिकोटा से। अच्छा, सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से भेजा, सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर कहाँ पे, हरिकोटा में। हरिकोटा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ऐसे सवाल देखें काफ़ी गहराई के साथ पूछ लेते हैं, और भारत की आँख के नाम से कार्टोसैट सीरीज प्रसिद्ध है। इस उपग्रह के द्वारा देखिए कार्टोसैट 3 से क्या होगा, मानचित्र का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, तटीय भू उपयोग व नियमन तथा रोड नेटवर्क पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये भौगोलिक
या मानव निर्मित फीचर को समझने भी मदद करेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी मिसाल साबित होगा कौन, कार्टोसेट 3। अब है राजस्थान सुशासन के लिए सम्मानित। देखिए राजस्थान जो राज्य है इसको गुड गवर्नेंस के लिए सम्मानित किया गया, गुड गवर्नेंस के लिए सम्मानित किया गया, तो सुशासन के लिए सम्मानित हुआ राजस्थान। तो राजस्थान सुशासन के मामले में देश के बड़े राज्यों में श्रेष्ठ राज्य बनकर के उभरा। देश के जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की है। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2019, देखिए ऐसे भी सवाल बनता है कि स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। तो इस कॉन्क्लेव में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस घोषित किया गया है। तो यहाँ देखिए दूसरा क्या बनता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस के लिए किसको सम्मानित किया गया, राजस्थान को। कब, 2019 में सम्मानित किया, यानी गुड गवर्नेंस के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया। फिर देखिए सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता स्वर्ण पदक। जो 2019 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी दुबई में, उसमें सुंदर सिंह गुर्जर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसने गोल्ड मेडल जीता था। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता स्वर्ण पदक। ये राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर। तो राजस्थान के शीर्ष भाला फेंक, अब देखिए यहाँ से सवाल बनता है कि सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किससे, भाला फेंक से। तो भाला फेंक एथलीट है, ये देखिए दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि एथलीट है, एथलीट कौन से, भाला फेंक है। सुंदर सिंह गुर्जर ने दुबई में, देखिए कहाँ पे आयोजित हुई, दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यहाँ सवाल कैसे बनेगा कि दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में, नवंबर 2019 में आयोजित भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो होगा सुंदर सिंह गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा स्वर्ण पदक जीता, कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता। किसमें, भाला फेंक में। एक एथलीट है, क्या नाम है, सुंदर सिंह गुर्जर का। तो इस प्रकार से सवाल को कैसे भी तोड़ मरोड़ करके उल्टा सुल्टा कैसे भी पूछा जा सकता है, आप पूरी तैयारी के साथ जाइए इसमें। फिर देखिए नेशनल प्रेस में मानवादित्य ने स्वर्ण पदक जीते। देखिए नेशनल प्रेस में जो मानवादित्य सिंह, ये मानवादित्य सिंह जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उसके पुत्र है। तो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के पुत्र ने स्वर्ण पदक जीते। तो देश की राजधानी नई दिल्ली के करणी शूटिंग रेंज, कहाँ पे, करणी शूटिंग रेंज नई दिल्ली में 16 से 30 नवंबर 2019 को आयोजित 63वीं नेशनल शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के मानवादित्य सिंह ने विविध स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पे 63वीं, ऐसे सवाल पूछेगा कि 63वीं नेशनल शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप है। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि मानवादित्य का संबंध किससे है। देखिए मानवादित्य का संबंध हुआ शूटिंग से, किससे हुआ, शूटिंग से। तो ये भी अपने पुत्र की तरह ही देखिए एक तरह से शूटिंग में है। तो शॉटगन जो शूटिंग हुई थी शॉटगन में, उसमें राजस्थान के मानवादित्य ने स्वर्ण पदक जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क दवा योजना। देखिए ये पूरा नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, या आप मुख्यमंत्री जोड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान शीर्ष स्थान पर। शीर्ष का मतलब हुआ कि उच्चतम स्थान पर, प्रथम स्थान पे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा निःशुल्क दवा योजना के तहत बड़े राज्यों की सितंबर 2019 की रैंकिंग में राजस्थान की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। जो राज्य में चल रही है राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसको 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 को हुआ था। तो यहाँ पे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो ये 2 अक्टूबर 2011 को हुआ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 को हुआ, जो महात्मा गांधी की जयंती थी उसके अवसर पे।
तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा। इसके तहत आपने देखा है कि जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें हमें निःशुल्क दवाएं मिलती है, यही वो योजना है। फिर है चर्चित पुस्तकें। देखिए अभी ये पुस्तकें काफ़ी चर्चित रही है। कौन कौन सी पुस्तकें? देखिए चर्चित पुस्तकें में गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ये पुस्तक का नाम है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। इसके लेखक कौन है? अभिजीत वी बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। देखिए यहाँ ये सवाल वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक अभिजीत वी बनर्जी व एस्थर डुफ्लो, ये वैसे और भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि अभिजीत वी बनर्जी और एस्थर डुफ्लो को, देखिए दोनों दंपति है, इनको क्या हुआ था कि 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अभिजीत वी बनर्जी ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय मूल की, और एस्थर डुफ्लो है जो अभिजीत बनर्जी की पत्नी है, भारतीय मूल की। इस प्रकार से दोनों ने ये पुस्तक लिखी, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। और इन्हें दोनों को ही देखिए जो माइकर केमर थे, या क्रमर भी बोलते हैं, माइकर क्रमर के साथ में अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि वैश्विक गरीबी के उन्मूलन के लिए इन्होंने कई प्रायोगिक दृष्टिकोण दिए थे, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी को भगाने के लिए, मिटाने के लिए। तो वैसे ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। फिर है नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। देखिए सवाल क्या है? नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। इसके लेखक कौन है? ग्रेटा थनबर्ग। इसकी लेखिका है ग्रेटा थनबर्ग इस पुस्तक की। फिर नेक्स्ट देखिए राज्यपालों का 50वां सम्मेलन। देखिए जो अभी राज्यपालों का जो ये सम्मेलन है 2019 का 50वां सम्मेलन था, ठीक है। ये राज्यपालों का 50वां सम्मेलन नई दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 2019 को जनजाति कल्याण एवं जलकृषि, उच्च शिक्षा और जीवन की सुगमता पर बल दिए जाने के साथ ही संपन्न हुआ था। सम्मेलन में जनजाति कल्याण के मुद्दे पर विशेष बल दिया गया। तो ये 50वां राज्यपालों का सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 23 से 24 नवंबर 2019 को। किस पे बल दिया? ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, वैसे राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के अंदर भी ये सवाल पूछा जा चुका है, और इससे पहले भी कई बार व्यापार मेला को लेकर के सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर इस प्रकार का आयोजन नई दिल्ली में होता ही रहता है। तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में भारत के 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2019 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। तो यहाँ सवाल राजस्थान पुलिस में कैसा पूछा गया था कि 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसके 2019 में इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। अब यहाँ इसको लेकर के थीम भी पूछी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की थीम क्या थी? तो थीम थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका ये मुख्य विषय था। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 का। देखिए नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। देखिए काफ़ी चर्चा में रहा था दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है, इसका हरियाणा सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा में हुआ था। और कब हुआ? 22 नवंबर 2019 को हुआ। 10 दिसंबर 2019 तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान कला, शिल्प, संस्कृति, धरोहर, आध्यात्म के संबंधित अन्य कार्यक्रम हुए थे। देखिए इसमें इस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे। ये 2019 में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, और क्या नाम था? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव या भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भी इसको बोलते हैं, IISF, इसका आयोजन 2019 में हुआ, और ये 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था। तो यहाँ सवाल ऐसे भी बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 5वें का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया। कहाँ पे किया गया? कोलकाता में। कब?
नवंबर 2019 को किया गया। यहाँ देखिए नवंबर 2019 याद कर लें तो काफ़ी है। फिर है ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019। देखिए ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 क्या है कि भारत का पहला सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 नई दिल्ली में 21 से 23 नवंबर 2019 को संपन्न हुआ। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 भारत का पहला सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ 2019 में? ये नई दिल्ली में हुआ। ये भारत का पहला था बड़ा जैव प्रौद्योगिकी। देखिए इसका ये जो काफ़ी इसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि भारत को जो ट्रिलियनर में अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ होगा। फिर देखिए भारत को चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेज़बानी मिली है। भारत को चौथी बार मिली है हॉकी विश्व कप। देखिए हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में होगा, ये चौथी बार मिले। इससे पहले 3 बार भारत विश्व कप हॉकी कप का आयोजन करवा चुका है। तो भारत को ओडिशा, देखिए उड़ीसा या ओडिशा भी बोल सकते हैं इसको, ओडिशा है सही नाम। ओडिशा में वर्ष 2018 में के सफल विश्व कप आयोजन के बाद यहाँ देखिए सवाल दूसरा क्या बनता है कि 2018 में हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में हुआ था, भारत में हुआ था, ये सफल आयोजन हुआ। इसके बाद वर्ष 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी सौंपी गई है। देखिए यहाँ ध्यान रखना ये पुरुष हॉकी विश्व कप है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत में होगा। 2023 में कहाँ पे होगा? भारत में। ये घोषणा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 8 नवंबर 2019 को की है। ये चौथा अवसर है जब भारत को हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी सौंपी गई है। इससे पहले 3 बार सौंपी जा चुकी है। इससे पहले ये 1982 में मुंबई में हुआ भारत में, 2010 में नई दिल्ली में विश्व कप हॉकी कप का आयोजन हुआ, 2018 में ये भुवनेश्वर में आयोजन हुआ। भुवनेश्वर यानी ओडिशा में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। अब 2023 में इसका आयोजन फिर होगा। स्पेन और नीदरलैंड को महिला हॉकी विश्व कप 2022 की संयुक्त मेज़बानी सौंपी गई है। अब ये 2022 में महिला हॉकी विश्व कप होगा तो वो कहाँ पे होगा? स्पेन और नीदरलैंड की मेज़बानी में होगा। ये 2022 में होगा, लेकिन अपने भारत में 2030 में होगा और पुरुष हॉकी कप होगा। तो दोस्तों ये था 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इसके आगे भी पार्ट 3, 4 आते रहेंगे और आप चैनल से जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही में ही आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।